आप एक मजबूत एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? क्या आपके पास एक ऐसा अच्छा आइडिया है जिसे आप ट्राई करने के लिए अब और इंतज़ार नहीं करना चाहते? तो ज़रा रुकिए, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे लेसन्स हैं जिन्हें आपको पहले सीखने की ज़रूरत है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक समरी की इस इंटरेस्टिंग जर्नी में। यहाँ पर आप बुक समरीज को सुन सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं। और आज जो बुक समरी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है विल इट फ्लाई, जिसे लिखा है पैट फ्लिन ने। अब इस बुक में ना पैट आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑनलाइन शुरू करने के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें सिखाएंगे। वो आपको एक ऐसा बिजनेस बनाने के बारे में बताएंगे जो ना सिर्फ आपको अमीर बनाएगा बल्कि भविष्य में आपको खुशियाँ भी देगा। क्योंकि पैट का मानना है कि खुशी आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, पैसा कमाना नहीं। इसीलिए वो आपको भविष्य के सपनों और तमन्नाओं के लिए एक बिजनेस आइडिया तैयार करने में मदद भी करेंगे। एक बार ना जब आपको अपना आइडिया मिल जाएगा तो आप सीखेंगे कि उसे टेस्ट कैसे करना है, अपने ऑडियंस को कैसे जमा करना है और अपने कस्टमर को कैसे स्टडी करना है और अपने बिजनेस प्लान को कैसे परखें। इस बुक में आप वो सब बातें सीखेंगे वो कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए कारगर साबित हो चुके हैं। और पैट ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया में एक जादूगर हैं और उन्होंने ये जादू आपको सिखाने के लिए ये बुक लिखी है। तो चलिए, समरी शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि ये समरी किस किस को पढ़नी चाहिए। तो सभी एंटरप्रेन्योर्स को, मैनेजर्स को, नया बिजनेस शुरू करने वालों को और कोई भी जिसके पास एक प्रोडक्ट बनाने का आइडिया है। अब बात कर ले ऑथर की, तो पैट फ्लिन ना एक अमेरिकन इंटरनेट मार्केटर और बिजनेस ओनर है जिनका स्मार्ट पैसिव इनकम नाम का एक फेमस ब्लॉग है। पैट अपने ऑनलाइन बिजनेस में अच्छे पैसे कमाने के लिए पैसिव इनकम स्ट्रीम में अपने अनुभव को सिखाते भी हैं और उसे रिकॉर्ड भी करते हैं। उनका मकसद ये है कि जो कोई भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहा है वो उसे हकीकत में बदलने में उनकी मदद कर सकें। तो चलिए इसी के साथ समरी का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, जो कहता है मिशन डिजाइन। अब आपके सफर की शुरुआत होने से पहले ये बात जान लीजिए कि ज़्यादातर लोग ना सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की लाइफ से जलन महसूस करते हैं, क्योंकि इन जाबाज लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस को खोजने की कला में महारत हासिल की है। एंटरप्रेन्योर्स को ना आमतौर पर बहादुर और भाग्यशाली के रूप में देखा जाता है, लेकिन सभी एंटरप्रेन्योर इतने खुश नहीं हैं। पर कुछ एंटरप्रेन्योर ना स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो ये सोचकर अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं कि उनकी लाइफ बदलेगी और ज़्यादा बेहतर होगी। अब वो उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा बिजनेस खुशियों से भरे और अच्छी जिंदगी के बराबर होता है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। अब उस तरह की खुशी पाने के लिए ना आपको एक बिजनेस मॉडल बनाने की ज़रूरत होती है जो आपके कोर वैल्यूज़ और लाइफस्टाइल से मेल खाती हो। अब यही कारण है कि मिशन डिज़ाइन सबसे इम्पॉर्टेंट कदम होता है जो आपको अपना बिजनेस शुरू करने से पहले उठाना चाहिए। अब आपको ना अपने लाइफ के हर गोल को, जो कि आप अपनी लाइफ में अलग अलग पहलुओं पर अचीव करना चाहते हैं, सभी को बैठकर लिख लेना चाहिए। फिर एक बिजनेस आइडिया बनाने की कोशिश करें जो आपके गोल्स को सपोर्ट करता हो। अब जब आपका बिजनेस और लाइफ दोनों एक ही रास्ते पर साथ चलेंगे तो इससे आपको खुशी मिलेगी। तो आइए इसे ना हम एक कहानी से समझ लेते हैं। अब इस बुक के ऑथर फेमस हैं और उन्हें आमतौर पर रोजाना बहुत सारे ईमेल्स मिलते हैं। एक दिन उनके एक ईमेल पर नजर पड़ी जो उन्हें जेम्स नाम के एक फैन ने लिखा था, क्योंकि वो ना बहुत दुखी महसूस कर रहा था और उसके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं था। फिर जेम्स ऑथर के अच्छे स्टूडेंट्स में थे। उन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑनलाइन बनाने के लिए उनके सभी सुझावों का पालन भी किया और वाकई में वो बहुत पैसा कमा रहा था। फिर भी उन्हें ना लग रहा था कि उनकी लाइफ में कुछ कमी तो है। अब जेम्स ने अपने ईमेल्स में बताया कि उनका एक बिजनेस बनाने का सपना था जिससे वो इतने सारे पैसे कमा सके। लेकिन अब जब वो सपने अपना पूरा कर लिया और वो उसमें सक्सेस भी हो गए तो जेम्स को एहसास हुआ कि लाइफ में सब कुछ पैसा कमाना नहीं होता। अब जेम्स ने स्वीकार किया कि उन्होंने एक बड़ी गलती की है। उन्होंने इस बिजनेस आइडिया को फॉलो करने से पहले रुककर ये सवाल नहीं पूछा कि वो अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। वो अमीर होने के सपने का पीछा कर रहे थे और अपनी खुशी के बारे में सोचना भूल ही गए थे। अब इससे ना वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तो बन गए जिन्होंने बिजनेस के खेल में महारत हासिल कर ली, लेकिन वो लाइफ के खेल में हार गए थे। तो अगर आपके पास भी ना एक बहुत ही बेहतर बिजनेस आइडिया है और आप उस पर काम करना चाहते हैं जिसके लिए आप बहुत बेचैन हैं, तो आप रुक कर ना 1 मिनट के लिए खुद से एक सवाल ज़रूर कीजिएगा कि आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। और जब आपके पास इस सवाल का जवाब हो और इसके साथ ही आपके पास एक बिजनेस प्लान हो,
जो आपके पैशन की सच्ची डेफिनेशन को बयां करता हो, तो आप अमीर और खुश दोनों हो सकते हैं। अब आगे के चैप्टर में ना हम आपको आपके बिजनेस आइडिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए मदद करेंगे और आपको सिखाएंगे कि अपने बिजनेस को अपने लाइफ के मकसद के अनुसार कैसे बनाया जाए। अब आपको जिस पहले टेस्ट की कोशिश करनी है उसे एयरपोर्ट टेस्ट कहा जाता है। ये आइडिया एक हायरिंग प्रोसेस के दौरान आया था, जिसे दुनिया की नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनी फॉलो करती है। इस कंपनी को ना केलर विलियम इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। जब वो किसी पोस्ट के लिए किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो वो उससे उसके टैलेंट और स्किल्स के बारे में नहीं पूछते। इसके बजाय वो उससे एक आसान सा सवाल पूछते हैं कि 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं। ये कंपनी किसी ऐसे इंसान को खोजने की कोशिश कर रही होती है जो उनके गोल को हासिल करने में मदद कर सके। अब उनका मानना है कि कंपनी और एम्प्लॉय दोनों के विजन को क्रिएटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाने के लिए एक समान होना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे एक आसानी सवाल पूछता हूँ, वो ये कि आप 5 साल में खुद को कहाँ देखते हैं। इस सवाल का जवाब देने में ना आपकी मदद करने के लिए ऑथर के पास एक बेहतरीन आइडिया है। तो सबसे पहले आप कागज के एक टुकड़े को पकड़ो और उसे ऐसे मोड़ो ताकि उसके 4 पार्ट हो जाएं। अब हर पार्ट में अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू लिखो, जिसमें आप सिर्फ 4 चीजें कवर करेंगे। पहला परिवार, दूसरा पैसा, तीसरा हेल्थ और चौथा लर्निंग। फिर हर पार्ट के लिए ना उन चीज़ों को सोचो जो अब से 5 साल बाद हो सकती है और अपने लाइफ के इन एरियाज को अच्छा बनाने की कोशिश करें। अब आपने जो लिखा है उसके साथ अपने बिजनेस आइडिया को कंपेयर करें और अगर आपका आइडिया अब से 5 साल बाद आपकी लाइफस्टाइल के साथ पूरी तरीके से फिट बैठता है ना, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया खोजने की ज़रूरत है जो आपके भविष्य के गोल के साथ फिट बैठ सके। अब जैसे सोचिए कि आपको एक टाइम मशीन मिलती है जो आपको भविष्य में 5 साल आगे ले जा सकती है। तो आप ना भविष्य में 5 साल आगे अपनी फ्लाइट के इंतज़ार में एक एयरपोर्ट पे बैठे हैं और आप अपने एक पुराने दोस्त से मिलते हैं। क्योंकि आप दोनों के पास अभी भी अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए कुछ टाइम है, तो आप बैठकर कुछ बातें करते हैं। अब आपका दोस्त आपसे आपकी लाइफ के बारे में पूछता है, तो आप उसे जवाब देंगे कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और अभी आप अपनी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम बिता रहे हैं। अब आपका दोस्त आपकी खुशी से खुश होगा और वो इसके बारे में और जानना चाहता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? अब ये तो ना सिर्फ एक सिंपल सा एग्जाम्पल था जिसे यूज़ कर आप अपने भविष्य के सपनों से जुड़े रहने के लिए काम कर सकते हैं। तो अब आप उस कागज़ के टुकड़े को लेकर अपने आगे के 5 साल की लाइफ में हो सकने वाले सभी कमाल के इवेंट को लिख लीजिए। अपनी लाइफ के इन 4 एरियाज में अपना ध्यान लगाएं। अब एक बार ना जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप ठीक से देख सकेंगे कि आपका बिजनेस आइडिया आपके भविष्य के लिए सही है या फिर नहीं। तो चलिए इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो है योर 1000 ट्रू फैंस, यानी आपके 1000 सच्चे फैन। अब बिजनेस शुरू करते समय ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर बड़े सपने देखते हैं। वो एक प्रोडक्ट या एक सर्विस बनाने का टारगेट रखते हैं जो दुनिया को बदल सके। अब इस तरह का सपना ना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इसे हासिल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर अगर आप बिजनेस की दुनिया में नए हैं तो ज़्यादा होता है। अब इसके बजाय ना आप लोगों के छोटे ग्रुप को चुनें और उन्हें अपनी इच्छा, ज़रूरत और पसंदीदा चीज़ों के लिए काम करना शुरू कर दें। एक बार जब आपके पास अपना बिजनेस आइडिया आ जाता है तो आपके अपने फैंस को समझने की ज़रूरत होती है। आप कुछ लोगों की लाइफ को बदलने पर ध्यान दें और फिर आप पैसे के मामले में और दुनिया में ज़्यादा वैल्यू को जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। अब जैसे वार्ड मैगजीन ने एक बार 1000 यानी 1000 ट्रू फैंस टाइटल से एक आर्टिकल निकाला था। यह आर्टिकल केविन कैली द्वारा लिखा गया था और 2008 में पब्लिश हुआ था। यह आर्टिकल ज़बरदस्त हिट साबित हुआ था। इस आर्टिकल ने ना एंटरप्रेन्योर और यहाँ तक कि म्यूजिशियन के साथ भी बड़े लोगों की ज़िंदगी बदलने में मदद की थी। ये आर्टिकल रीडर्स को एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाता है। सक्सेसफुल होना आपको सिर्फ 1000 वफादार फैन की ज़रूरत होती है। आपका मकसद वायरल होना या किसी ऐसे प्रोडक्ट को बनाना जो हिट हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ 1000 फैंस के साथ अच्छा और मजबूत रिलेशन बनाने की ज़रूरत होती है जो सच में आपके साथ हों। अब केविन ने ना अपने आर्टिकल में लिखा था कि एक सच्चा फ़ैन वो होता है जो आपके द्वारा की जाने वाली किसी भी चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड होता है।
ऐसे फैन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके हर काम पर विश्वास करते हैं। आप जो भी उन्हें बेचने की कोशिश करते हैं वो इसे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप जो भी बनाते हैं वो इसे अपनी रोज की जिंदगी में फॉलो करते हैं और आपके टैलेंट के दीवाने हो जाते हैं। अब मान लीजिए अगर आप एक सिंगर हैं तो वो आपके अगले गाने को सुनने के लिए घंटों तक समय बिता सकते हैं। और अगर आप केविन की तरह मैथ्स करने की कोशिश करेंगे तब आप महसूस करेंगे कि आप अपने 1000 फैंस से हर साल $10,000 तक कमा सकते हैं। अब ना सोचें कि अगर हर फैन आपके प्रोडक्ट पर कम से कम $100 हर साल खर्च करता है और आपके कुछ फैन इससे भी ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, तो एक छोटा फॉलोवर ग्रुप जो सच में आपसे प्यार करता है ना, वो हर दिन एक नए फैन को लाना शुरू कर देगा। और कुछ सालों के बाद आप सोच भी नहीं सकते कि आपके कितने ज़्यादा फैन होंगे और आप कितने सारे पैसे कमा सकते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जो करते हैं उसके लिए लॉयल बने रहें और ऐसे प्रोडक्ट बनाते रहें जो आपके गोल या विज़न का साथ देते हों। अब याद रखें कि आपके फ़ैन को आपके विज़न से भी प्यार हो गया है और वो ना आपसे हमेशा उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें अच्छा सामान देंगे। अब दुनिया में ना 7 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, तो आप सभी को तो खुश करने की कोशिश नहीं कर सकते और ना ही पूरी दुनिया को आप अपने फ़ैन के रूप में बदल सकते हैं। आप सिर्फ अपने सपने को फॉलो करने, अच्छे प्रोडक्ट बनाने और अपने पहले 1000 सच्चे फ़ैन को अच्छे से संभालने का काम कर सकते हैं। तो आप ना पहले इन पे फोकस कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है अपने कस्टमर को गहराई से समझने का। तो कुछ लोग ना इसके लिए आपको एक कस्टमर प्रोफाइल बनाने के लिए कहेंगे, जहां आप अपने कस्टमर की ज़रूरतों को बताएंगे। लेकिन ऑथर ने एक नया तरीका ढूंढा है जो आपको आपके फैंस की लाइफ को छूने वाले प्रोडक्ट बनाने में मदद कर सकता है। अब इस सिस्टम को ना PLAN कहा जाता है, यानी P का मतलब प्रॉब्लम, L फॉर लैंग्वेज, A फॉर एनकोड्स यानी छोटी सी कहानी और N फॉर नीड्स यानी कि ज़रूरत। अब सबसे पहले हम अपने कस्टमर की प्रॉब्लम के साथ शुरुआत करेंगे। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जिसकी आपके कस्टमर को बहुत ज़रूरत है, इसके लिए पहले आपको अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को पहचानना होगा। उसके बाद आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। दूसरा आता है भाषाएं, यानी कि लैंग्वेज। ये बताती हैं कि आपकी ऑडियंस अपने इंटरेस्ट को बताने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब हर ऑडियंस की एक अलग भाषा होती है जिसका यूज़ वो सवाल पूछने और अपनी शिकायतों को रखने के लिए करते हैं। एक बार जब आप उन कीवर्ड्स की पहचान कर लेते हैं जो वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो आप अपने चुने हुए कस्टमर से सीधा बात करके अपने बिजनेस को बना सकते हैं। तीसरा आता है एनकोड्स, यानी वो कहानियाँ जो आप अपने कस्टमर को अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं और जो आपके बिजनेस आइडिया को उनके लिए भरोसेमंद बनाने में मदद करेगी। आखिर में आता है नीड्स, यानी अपने कस्टमर की ज़रूरतों को बताना। तो आइए हम इस सिस्टम को बेहतर समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक बार ना पैट को एक फूड ट्रक कंपनी के लिए एक वेबसाइट बनाने के लिए कहा था। अब उनका गोल था ऐसी वेबसाइट बनाना जो उन फूड ट्रकर्स के लिए फ़ायदेमंद होगी जो बिजनेस में नए थे और उन लोगों के लिए भी जो इस लाइन में पहले से एक्सपीरियंस थे। अब पैट ने सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों की ज़रूरतें और प्रॉब्लम को स्टडी करने की कोशिश की। इसके लिए ना पैट ने ईमेल द्वारा उनसे बात करने की कोशिश की और उनसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा, और वो ये था कि इस बिजनेस में आने से पहले वो कौन सी एक बात थी जिसे आप पहले से जानना चाहते थे। अब पैट ने कम से कम 250 लोगों को ईमेल भेजे थे और पहले हफ्ते में ना सिर्फ 8 लोगों के जवाब आए थे। हाँ, उन्हें बहुत कम जवाब मिले थे, लेकिन पैट ने इन 8 ईमेल से बहुत कुछ सीखा था। इनमें से एक जवाब ने पैट को बताया कि फूड ट्रक ड्राइवर ने अपने फूड ट्रक बिजनेस को शुरू करने से पहले परमिटिंग प्रोसेस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते थे, क्योंकि फूड ट्रकर ने लिखा था कि इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं जानने की वजह से उनके पहले कॉम्पिटिटर्स ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। अब दूसरे फूड ट्रकर ने लिखा कि वो चाहते थे कि उन्हें इस बारे में ज़्यादा जानकारी हो कि इस बिजनेस में कानून कितना शामिल है, क्योंकि एक फूड ट्रक को चलाने के लिए उन्हें इस बारे में जानना था कि इसमें पहले लाइसेंस, परमिट और कई दूसरे कंडीशंस को फॉलो करना होता है। तीसरे फूड ट्रक वाले ने लिखा था कि किसी भी फूड ट्रक ड्राइवर को अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका ट्रक अचानक कभी भी खराब हो सकता है। अब ये इंसान सारे ट्रक ड्राइवर को ये सलाह देने की कोशिश कर रहा था कि ट्रक ड्राइवर पहले से इस बिज़नेस के बारे में और ज़्यादा पढ़ें और जानें। इसके बाद आप अपने बिजनेस प्लान को बना सकते हैं।
अब पैट ने सारी जानकारी को यूज करके वेबसाइट बनाई और इस वेबसाइट का पहला प्रोडक्ट फूड ट्रक कैसे शुरू करें नाम से था, जो कि फूड ट्रक ड्राइवर के लिए गाइड बनकर साबित हुआ। ये वेबसाइट बहुत हिट हुई थी और इसने बहुत पैसा भी कमाया था। अब पैट ने अपना बिजनेस आइडिया बनाने से पहले PLAN पर ध्यान दिया, इसीलिए वो अपने चुने हुए कस्टमर से सीधा बात करने में कामयाब रहे थे। तो अगर आप अपने बिजनेस आइडियाज़ को लेकर पैशनेट हैं तो अपने कस्टमर की ज़रूरत और डिमांड को समझकर इसके साथ अपने जुनून को मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और देखना आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए, क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने अपनी माँ को अपना कमरा साफ करने का कब वादा किया था? और क्या आपने सच में ऐसा किया था? क्योंकि ना मुझे तो डाउट है कि जब सफाई की बात आती होगी तो आपने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया होगा। अब ये एक लेसन है जो आपको अपने बिहेवियर से सीखना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी की बात पर भरोसा ना करें। हमेशा फैक्ट्स और लॉजिकल रीजंस पर ध्यान दें, खासकर तब जब आप कोई बिजनेस बनाने की शुरुआत कर रहे हो। उन वादों पर भरोसा ना करें जो लोग आपसे करेंगे, क्योंकि आप उन पर तब भरोसा नहीं कर सकते जब तक कि आप उन्हें असली में उन वादों पर काम करता हुआ ना देख लें। जैसे टीम फेरिक ने ना प्रिंसिपल ऑफ वैलिडेशन की शुरुआत की थी। अब अपनी बुक द 4 आवर वर्क वीक में टीम ने एक स्ट्रैटेजी का यूज करके हाइपोथेसिस के टेस्ट के स्टेप्स को समझाया है। इन स्ट्रैटेजी का नाम है टेस्टिंग द म्यूज। अब एंटरप्रेन्योर के रूप में हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम बेचना चाहते हैं। हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले उसे टेस्ट कर लेना चाहिए कि हमारे आइडियाज़ को कोई ऑडियंस मिलेगा या फिर नहीं। अब टीम ने ना 2 टेस्ट किए। उन्होंने योगा इंस्ट्रक्टर, DVD और टी-शर्ट बेचने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि क्या इन प्रोडक्ट के पास ऑडियंस है भी या नहीं। इसके लिए ना उन्होंने गूगल एडवर्ड का यूज़ किया। अब ये एक टूल होता है जो बिजनेस ओनर को इंटरनेट पर ऐड डालने में मदद करता है ताकि लोग उसे देख सकें, और अगर लोग इन ऐड पर क्लिक करते हैं और बाय का बटन दबाते हैं तो प्रोडक्ट को सक्सेसफुल माना जाता है। अब दूसरी ओर ना अगर कोई भी उन ऐड पर क्लिक नहीं करता तो इसका मतलब है कि इंटरनेट यूज़ करने वाले लोगों में इसके लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। अब इस तरह प्रोडक्ट कभी भी नहीं बिक पाएगा। अब इस सिचुएशन में बिजनेस ओनर को ना अपने प्रोडक्ट को तब तक एडजस्ट करते रहना चाहिए जब तक कि उसे ऐसी ऑडियंस ना मिल जाए जो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो सके। अब टीम के लिए ये सिर्फ एक टेस्ट था, इसलिए उन्होंने इंटरनेट पर जो भी डाला वो असली नहीं था। अगर कोई इंसान ऐड पर क्लिक करता था तो वो एक पेज पर पहुंचता जहां लिखा आता प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, पर टीम इसके बाद भी ट्रैक कर सकता था कि कितने लोगों ने ऐड पर क्लिक किया है। क्लिक के नंबर का यूज़ करके टीम सही तरीके से ये जानना चाहते थे कि कितने लोग इन प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड हैं। इसीलिए अगर टीम ने इन प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने और बनाने का फैसला किया तो वो किसी अनुमान पर आधार नहीं होगा बल्कि रियल फैक्टर पर बेस्ड होगा। अब टीम ने ना अपनी बुक में इन स्ट्रैटेजीज के बारे में लिखा, जिसके बाद बहुत से बिजनेस ओनर और एंटरप्रेन्योर ने उसके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्या कोई सही तरीका है ये पता करने का कि आपका आइडिया सक्सेसफुल होगा या नहीं, तो इसका जवाब ना है, क्योंकि बिजनेस शुरू करना ना हमेशा एक जुए की तरह होता है और ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी अलग अलग कारणों से अफेक्ट होती है। तो आप ठीक तरीके से तब तक नहीं जान सकते जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे। पर आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है अपने बिजनेस प्लान को तेजी से आगे ले जाने से पहले अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। अब वैलिडेशन स्ट्रेटेजी ना आपके बिजनेस आइडिया के रियल फैक्टर को खोजने में आपकी मदद करती है, इसीलिए वहां से शुरू करें। और अगर आपके पहले टेस्ट में आपकी हाइपोथेसिस सही साबित होती है तो आप बहुत लकी हैं और आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया है जो मार्केट में सक्सेसफुल हो सकता है। और अगर आपकी हाइपोथेसिस ठीक नहीं है और आपको अपने आइडिया के लिए कोई कस्टमर नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आपको अपने प्रोडक्ट में तब तक सुधार करते रहना चाहिए जब तक आपको वो आइडिया ना मिल जाए जो सच में काम कर सके। तो याद रखें कि आपका पैशन जारी रहे। अपने पैशन को छोड़कर पैसा कमाने पर ध्यान न लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से ना आप एक ऐसा बिजनेस बनाएंगे जो आपको खुशी कभी नहीं दे पाएगा। अब पिछले चैप्टर में ना हमने थ्योरी ऑफ वैलिडेशन मेथड के बारे में बात की। अब इस चैप्टर में हम उन स्टेप्स के बारे में जानेंगे जिनको फॉलो करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपका आइडिया कोशिश करने के लायक भी है या फिर नहीं। अब वैलिडेशन मेथड्स में ना 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपको एक ऑडियंस खोजने की ज़रूरत होती है जो आपको अपने गोल्स को पूरा करने में मदद कर सके। अब कुछ लोगों के पास ना पहले से ही इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा फॉलोइंग होती है,
इसलिए जब उनके पास कोई बिजनेस आइडिया होता है तो वो अपने ऑडियंस को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास फॉलोइंग नहीं होती है। उन्हें एड, गेट्स पोस्टिंग और फॉर्म्स जैसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करना पड़ता है। अब दूसरा आता है, आपको अपने चुने हुए ऑडियंस में एक ग्रुप को चुनने की ज़रूरत होती है जिन्हें आपके प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरत हो या वो उसे खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तीसरा आता है, आपको अपने चुने हुए ग्रुप से जुड़ने और उन्हें बात करने के लिए और अपने आइडियाज़ को बताने की ज़रूरत है। इस स्टेप में ये इम्पॉर्टेंट होता है कि लोगों से बात करने के लिए आप कॉन्फिडेंट हो। आपको डरना नहीं है, क्योंकि भले ही वो आपको बताए कि आइडिया उन्हें पसंद नहीं आया, फिर भी आप ये जान सकते हैं कि उसके पीछे कारण क्या है। अब आपके आइडियाज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जानना आपको अपने प्लान्स को आगे बढ़ाने में मदद करता है। चौथा पॉइंट आता है, पेमेंट के लिए पूछना। अब किसी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पे करने के लिए कहना जिसे आप अभी बनाना शुरू नहीं करा, ये थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन ना आपको जानकर हैरानी होगी कि कितने लोग पेमेंट करने को तैयार हैं और कितने नहीं। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ड्रैक का। वो एक ब्लॉगर हैं और उन्होंने 2011 में एक ब्लॉग शुरू किया था और उनका गोल लोगों को साइकोलॉजी और बिजनेस से जुड़ने में मदद करना था। वो ऐसे आर्टिकल लिखने के लिए जाने जाते थे जो हमेशा एक्शन और स्टेप्स के बारे में बताते हैं जिन्हें रीडर्स फॉलो भी करते हैं। अब ड्रैक ने ना एक बार पैट को ईमेल किया और अपना इंट्रो दिया। फिर उसने पैट को एक स्ट्रेटेजी के बारे में बताया जो वो अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए यूज़ करते थे। अब क्योंकि पैट इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, इसलिए ड्रैक के बताए हुए सॉल्यूशन ने उनकी बहुत मदद की थी। इसीलिए पैट ने इन टिप्स पर काम करना शुरू किया और वो सरप्राइज थे कि वो टिप कितने बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे। अब ड्रैक ने पेमेंट के लिए नहीं पूछा, इसीलिए पैट ने थैंकफुल होने की ज़रूरत समझी और उसने पूछा कि क्या वो बदले में कुछ कर सकते हैं। तो ड्रैक ने फिर भी पैसे नहीं मांगे, लेकिन उन्होंने ना पैट को अपनी एक वेबसाइट पर रिव्यू देने के लिए मदद करने के लिए कहा। अब पैट ने उस वेबसाइट को चुना जिसे ड्रैक ने देखने के लिए कहा था और पैट ने ड्रैक को वैल्यूएबल फीडबैक भी दिया। अब क्योंकि ड्रैक ने पैट के लिए जो काम किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए पैट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ड्रैक के बारे में बातें करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ड्रैक और अपनी वेबसाइट पर किए गए जादू को बताने के लिए वीडियो तक बनाया था। अब पैट को पता नहीं था कि ड्रैक ने उसे अपनी स्ट्रेटेजी के रूप में इस्तेमाल किया, जो थी बड़े ऑडियंस तक पहुंचकर अपनी पहचान बनाना। अब ड्रैक ने सिर्फ पैट से बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने कई और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को ईमेल भेजे थे और अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के बाद ड्रैक को बहुत सारी ऑडियंस मिल गई थी। ये ड्रैक की एक ऑडियंस खोजने और अपने ऑडियंस का यूज़ करके अपने बिजनेस आइडिया को परखने की, यानी वैलिडेशन करने की एक स्ट्रेटेजी थी। तो आपने ना इस चैप्टर में वो 4 स्टेप्स सीखे हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी खुद की वैलिडेशन स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो देर किस बात की है, शुरू हो जाइए, जिसमें हम आ पहुँचे हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। यानी आपने इस बुक में क्या सीखा वो सब हम एक बार दोहरा लेते हैं। तो आपने इस बुक में सीखा कि बहुत सारा पैसा कमाना कई इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर का गोल बन गया है। ये बहादुर लोग होते हैं जो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं और नए बिजनेस आइडिया को ट्राई करने की कोशिश करते हैं और अपने ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट भी बनाते हैं। अब आपको लगता होगा कि सभी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बहुत खुश हैं, लेकिन उनमें से ना कुछ असल में बहुत दुखी होते हैं, जैसे कि आपने इस बुक में सीखा। अब आपने सीखा कि आपको एक ऐसे आइडिया को खोजने की ज़रूरत है जो आपको अमीर और खुशहाल दोनों बना सके। आपने ये भी सीखा कि ये देखने के लिए कि आपका आइडिया आपके भविष्य के सपनों के साथ सही बैठता है या नहीं, उसे कैसे टेस्ट करना है। आपने सीखा कि आप एयरपोर्ट के टेस्ट का यूज़ करके कैसे भविष्य में 5 साल आगे की जर्नी तय कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आपके बिजनेस आइडिया को आपके सपनों को पूरा करना चाहिए, इसका टेस्ट किया जाना चाहिए और अच्छी तरह से स्टडी भी करना चाहिए और परखना भी चाहिए। इसीलिए अपने प्रोडक्ट को बनाने से पहले ना एक ऐसे आइडिया की खोज करें जो आपको खुश और अमीर दोनों बना सके। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बुक समरी तो यही एंड होती है। तो आपको ये समरी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही कोई और बुक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी आप हमें लिख भेजिए। तो अब होगी आपसे मुलाकात एक और इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक रखिए अपना खूब ख्याल। जय हिंद।